एक रहस्यमय सिंगापुर के क्लाइंट की वजह से अनुज सिंह देर रात तक अपने ऑफिस में रुकता है और जब उसे ऑफिस की छत से धक्का दिया जाता है उस वक्त उसके ऑफिस का एम्प्लॉय परेश गुप्ता भी वहां मौजूद था। लेकिन परेश ने अदालत में बयान दिया यह धक्का उसने नहीं दिया। इसके बाद यह मामला परेश के भाई सुशांत ने अपने हाथ में ले लिया और उसने गवाहों को खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन वो अनुज के वफादार ड्राइवर गिरीश को नहीं खरीद पाया और गवाही से ठीक पहले जब गिरीश कटघरे में खड़ा था तो उसे एक प्रोकोनाइट नाम का जहर देके मार दिया गया। और यहीं आके घड़ी की सुई अटक जाती क्योंकि सुशांत गिरीश को जहर नहीं दे सकता। हमने उसके एलिबाई चेक किए, वो पूरा टाइम अदालत में ही था, एक सेकंड के लिए भी नहीं हिला। सर बहुत अजीब बात है सर, सिंगापुर की कंपनी अनुज से कांटेक्ट की है, लेकिन कुछ महीनों और अनुज के फोन रिकॉर्ड से यह पता चल रहा है कि अनुज के कत्ल होने के कुछ दिन पहले एक फोन आया था सिंगापुर से, लेकिन वो नंबर जाली नाम से रजिस्टर्ड था। इसका मतलब कोई है जो सिंगापुर के क्लाइंट के बारे में जानता था और अनुज को देर रात तक ऑफिस में रोकने के लिए उसने इसी बात का इस्तेमाल किया। आई थिंक ये परेश है। नहीं, उसे इतना लंबा रास्ता लेने की क्या जरूरत है? वो चाहता तो ये काम कभी भी देर रात तक रुक के कर सकता था। चला ने हमें ये बताया था कि अनुज को अक्सर देर रात तक ऑफिस में रुक के काम करने की आदत थी और ये बात पूरा ऑफिस अच्छी तरह जानता था। बजरंगी का फोन आया था सर, वो आ रहा है। May I come in? Come in. वो डीजल इंजन मैकेनिक के लिए ऐड दिया था। बजरंगी, आपको मेरा नाम कैसे पता? पता कैसे नहीं होगा, आपके लिए तो एजेंसी खोली है। बड़े घर चलना है, गिरफ्तार कर रहे हैं हम तुम्हें। चाकू नीचे, बंदूक नीचे कर। ऐड देख के मैं पहले ही समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इतनी तगड़ी पगार इसीलिए मैं पहले से ही रेडी हूं। बंदूक नीचे कर वरना लड़की की गर्दन। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। छोटे मोटे करतब ईटीएफ के आगे नहीं चलते बजरंगी, कुछ करना ही था तो बड़ा कर। मुस्लिम पकड़े जाने के बाद ईटीएफ पे रोके क्यों है? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो बस डर के भाग गया था साहब। अगर कुछ किया नहीं तो डर के भागे क्यों? क्योंकि साहब गिरीश को एक दिन पहले मैंने पूरे मोहल्ले के सामने धमकी दिया था। अगले दिन नंदू मेरे को आके बोला कि वो गिरीश मर गया। अब मैं समझ गया साहब, पुलिस सीधा मेरे पीछे ही आएगी। अब सच का पता कब लगेगा कौन जानता था साहब, लेकिन अगर मैं जेल जाता तो मैं तो मर जाता साहब। मैं डर गया साहब और मैं भाग गया वहां से। एक मिनट, तुमने गिरीश को लौटाने के लिए कुछ पैसे दिए थे? पैसे? लौटाने के पैसे? ऐसा भला आदमी किधर मिलेगा मैडम? पुनः इधर काहे को फंसता? एक आखिरी सवाल, क्या परसों शाम या कल सुबह गिरीश या कोई भी तुमसे मिला? नहीं साहब, कोई नहीं आया। ये सच बोल रहा राउते? हाँ, ये काम किसी और कह रहा था और अगर मेरा अंदाजा सही है तो कोई ऐसा जिसे गिरीश सुनवाई की एक शाम पहले मिला था। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? रात को 2 दिन हो चुके हैं। एक रास्ता है, छोड़ो
सर बजरंगी को लोकल पुलिस के हवाले करो। हमें गिरीश के घर जाना होगा। इससे पहले उसकी बीवी उसकी कमीज धो दे। व्हाट? कमीज? हाँ। रात को 8:30 बजे घाटकोपर से माहिम शीतला देवी के लिए ये टिकट लिया गया था। माहिम शीतला देवी? वहां पे तो अनुज का घर है। लेकिन वो मालिक के घर क्यों जाएगा? वहां से तो पैसा भी मिल गया था। एक मिनट, तो अनुज के मरने के बाद गिरीश उनके घर गया था? हाँ, एक बार पैसा लेने, और जब उन्होंने गाड़ी ही बेच दी तो दोबारा वहां जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब कोई परेशानी के लिए हम माफी चाहते हैं। आपसे कोर्ट में बात नहीं हो पाई, लेकिन हमें पता चला है कि सुनवाई से पहले वाली रात गिरीश मंडेलिया आपसे मिलने आया था। आप इतनी दूर ये पूछने के लिए आए हैं? जी, आया था। क्यों आया था? पैसे मांगने, 20,000 रुपए मांगने आया था, पर मैं उसकी मदद नहीं कर पाई। इनकी मौत के बाद मुझे खुद पैसों के लिए परेशानी हो रही है। अपनी सेहत की वजह से मैं कोई काम भी नहीं कर सकती। और वो यहाँ कितनी देर रुका था? करीब 10-15 मिनट। आप यहाँ अकेली रहती है ना? जी हाँ। क्या आपसे यहाँ कोई मिलने आता है? जी नहीं, मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हैं। और आपके पेरेंट्स? मेरे पेरेंट्स इंदौर में हैं। इस हादसे के बाद वो आए थे, पर वापस चले गए। तो हाल ही में कोई भी आपसे मिलने नहीं आया? मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझसे कोई नहीं मिलना है, फिर आप एक ही सवाल बार बार क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हें वहां क्या हो गया था राउते? तुम उस बेचारी को इतना परेशान क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो बेचारी झूठ बोल रही थी। थोड़ी देर पहले ही उससे कोई मिलने आया था। मेज पे पड़ा चाय का प्याला नहीं देखा, उसमें नीचे चीनी थी। तो क्या वो अपने लिए एक प्याला चाय नहीं बना सकती? बिल्कुल बना सकती है, लेकिन उस चाय के प्याले में वो चीनी नहीं मिलाएगी, क्योंकि उसे डायबिटीज है। उसके घर के रैक पे मैंने इंसुलिन की सिरिंज और एम्प्यूल दोनों देखी थी। अगर कोई मेहमान आया भी था तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात? एग्जैक्टली, छुपाने की कोई बात ही नहीं थी, अनटिल अनलेस वो कुछ छुपाना चाहती है। उस घर में कुछ तो गड़बड़ है राठौर। I mean, टेबल पे रखा हुआ वो एनवेलप, उस एनवेलप पे IES यानी इंदौर एजुकेशन सोसाइटी का लोगो था। मैंने कहीं तो देखा है। सरकारी वकील सिक्वेरा के ऑफिस में ऑल्विन की फ्रेम सर्टिफिकेट पे भी IES का लोगो था। क्या वो वकील यहाँ क्यों आएगा? वही तो पता करना है। उसके पास आउट होने का साल भी याद, 2002। तो इन दोनों के बीच कुछ कनेक्शन है। शायद ये दोनों एक ही कॉलेज, एक ही बैच में पढ़े। सो इसका इस केस से क्या लेना देना? इसका इस केस के साथ क्या लेना देना है ये तब पता चलेगा जब हमें ये पता चले कि एक सिविल लॉयर को क्रिमिनल केस क्यों दिया गया। ये बात मुझे पहले भी अजीब लगी थी, लेकिन उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा था कि इसके पीछे कोई और मकसद भी हो सकता है। हेलो, एसीपी राठौड़ है। हाँ राठौर साहब, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मुझे याद है, ऑल्विन ने केस खुद मांगा था। इतना भला इंसान है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के नाते मैं और सेशन जज ही ये फैसला करते हैं कि कौन सा केस कौन लड़ेगा, लेकिन ऑल्विन ने खुद मांग के कत्ल का केस लिया। कह रहा था कि संपत्ति के मामले कर करके थक गया है। मैंने उससे कहा भी
कि तुम्हारे पास क्रिमिनल केस का अनुभव नहीं है, तो बोला आप चिंता मत कीजिए, मैं मुजरिम को सजा दिलवा के ही रहूंगा, पक्का। थैंक यू। सर, ऑलविन 3.5 महीने पहले सिंगापुर गया था। उसके क्रेडिट कार्ड से उसने टिकट खरीदा था। ऑलविन ये सब क्यों करेगा? इस बात का जवाब हमें शिल्पा से मिलेगा। लेट्स गो। सॉरी, एक बार फिर हमें आपके घर आना पड़ा। क्योंकि हमें पता चल चुका है कि ऑलविन और तुम क्लासमेट्स थे। इनफैक्ट क्लासमेट से कुछ ज्यादा ही। शिल्पा को फोन कर रहे हो? वो अभी थोड़ी सी बिजी है। अब वापस आ गए? अब क्या पूछना है? कुछ पूछने नहीं आया हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी सब कुछ जान चुका हूं। तुमने उस नाटक में क्या भूमिका निभाई? एक्सक्यूज मी, आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं? हाँ, दो कत्ल का और तहकीकात को गुमराह करने का इल्जाम। अब इसके बारे में क्या क्या दफा लगेंगे तो आप अच्छी तरह जानते हैं। जो कानून तुमने पढ़ा वही कानून मैंने भी पढ़ा। आप पे कौन सी दफा लगेगी ये तो मैं अच्छे से बता दूंगा। एक वकील को मनगढ़ंत कहानी बनाकर उसी के घर पे परेशान करने के लिए आप पे कौन सी कहानी सच्ची और कौन सी मनगढ़ंत, शिल्पा खुद ही बता देगी। शिल्पा, शिल्पा, क्या किया तुमने? मैंने इतना कुछ किया तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। क्यों? इन्हें सब कुछ पहले पता था। फिर भी मिस्टर सिक्योरा, एक बार आप सब कुछ दोबारा भी बता ही दीजिए। क्या बताऊं, कॉलेज का हर दिन बस एक ही सपना देखता था, शिल्पा। वो मेरी एक लौती दोस्त थी, लेकिन उसके चाहने वाले बहुत थे। मुझे लगा कि मैं अच्छे नंबर लाऊंगा तो वो इम्प्रेस हो जाएगी। मैं डिस्टिंक्शन लेके आया, लेकिन प्राइस किसी अमीर आदमी की बेटी ने जीत लिया। मैं वकालत पढ़ने के बहाने से देश छोड़कर चला गया। जब मैं लौटा तो मुझे पता चला कि शिल्पा शादी करके मुंबई में रह रही है। जब ऑलविन वापस आया तो लगा किस्मत ने हमें दोबारा मिला दिया। मुझे देखते ही ये मेरा हाल समझ गया कि मेरा पति मुझे किस तरह मारता है, पीटता है, गाली देता है। अनुज, पिछले 4 दिन से हम लोग ये प्लान करें और अभी अचानक ये मीटिंग। तो मैंने तुम्हें कहा ना मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? मीटिंग कैंसिल भी तो हो सकती है ना। तो क्या करूं? तुम्हारे पल्लू में चिपके बैठा रहूं मैं? मैंने ऐसा नहीं बोला, लेकिन कभी तो मेरे लिए टाइम निकाल सकते हो ना। मेरा पति राक्षस था और मेरे माँ बाप भी उसकी दौलत के लालच में अंधे हो गए थे। फिर मुझे ऑलविन मिला, यही मुझे एक उम्मीद लगा। मैंने उससे कहा कि अनुज से छुटकारा तभी मिल सकता है अगर वो मर जाए। उसने कहा कि वो उसे मार डालेगा। अंधा प्यार। मैंने महीनों तक प्लानिंग की, सनटेक में जितने ही लोग काम करते हैं उनकी लिस्ट बनाई, उनके क्लाइंट्स के बारे में पता किया, फिर अनुज को सिंगापुर के क्लाइंट का दाना डाला। मैं अपने सपने के करीब था। जिस मौके की तलाश मुझे थी वो मौका उस रात मुझे मिला।
परेश वहां आए और खून का इल्जाम उन पर लग गया। परेश, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरे सांप को मारा है। अनुज और परेश का झगड़ा बहुत सही वक्त पे हुआ था। मैंने पूरा ध्यान रखा था कि हमारी तरफ किसी भी तरह का शक ना आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गिरीश ने सारी गड़बड़ कर दी। शायद किस्मत को यही मंजूर था। मैं समझ सकती हूँ गिरीश, वो आदमी तुम्हारा पैसा नहीं दे रहा है और तुम बुरी तरह से फंसे हो, पर मेरा प्रॉब्लम भी समझो। बस इस वक्त 20,000 रुपये नहीं है। तुम कल कोर्ट आ रहे हो ना, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर दूंगी। मैम साहब, वो परेश है ना, उसका भाई सुशांत, वो आया था मैम साहब। कह रहा था कि अगर मैं उसके भाई के खिलाफ गवाही ना दूं तो वो मुझे बहुत सारे पैसे देगा, लेकिन मैंने मना कर दिया मैम साहब। बस गिरीश, कल तुम कोर्ट में इसी तरह सब कुछ साफ साफ बता देना, ताकि उस मर्डरर परेश को सजा मिले जिसने तुम्हारे मालिक को इतनी बुरी तरह से मारा। ठीक है मैम साहब। और कल मैं पक्का तुम्हारे पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। मैम साहब, अगर हमने परेश को फंसाने में जल्दी नहीं की तो कहीं ऐसा ना हो उसका छोटा भाई गिरीश को खरीद ले। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे पास और कोई अहम गवाह भी नहीं है, और ऐसा ना हो कि हमारी पोल खुल जाए और सबको पता चल जाए कि हमने अनुज का खून किया। एक मिनट। हाँ, गिरीश को पता लग गया था कि हम लोगों ने अनुज का खून किया है। अपने प्यार के इतने पास आके मैं उसे खो नहीं सकता था। मुझे पता था कि सुशांत गवाहों को खरीदने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने सोचा गिरीश को केमिकल जहर से मारूंगा तो इल्जाम सुशांत पर ही आएगा। लेकिन कैसे? शिल्पा ने मुझे आइडिया दिया। गिरीश ने उसे बताया कि उसके 17,000 रुपए बजरंगी के पास फंसे हुए हैं। ऑल्विन, अगर सुशांत ने गिरीश को और गवाहों की तरह खरीद लिया तो हम क्या करेंगे? तो फंस जाएंगे। तुम चिंता मत करो, उसे पैसे चाहिए ना, बजरंगी के पैसे मैं उसे दूँ। गिरीश से भी हमेशा के लिए छुटकारा पाना बहुत जरूरी था। सुनो, ये लो, तुम्हारे हैं, बजरंगी ने भेजा है। उधार था ना, गिन लो। योर ऑनर, आपकी इजाजत हो तो मैं अपने पहले चश्मदीद गवाह को पेश करना चाहूंगा। थैंक यू माय लॉर्ड। गिरीश मंडीला। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा। मैं कहीं दूर जाकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ प्यार की खातिर मैंने ये सब किया। एक मिनट। प्यार और मोहब्बत के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, लेकिन जो तुम दोनों ने किया वो एक मिसाल है उन आशिकों के लिए। तो ये भूल चुके हैं कि प्यार और मोहब्बत से बढ़कर भी इस दुनिया में कुछ है जिसे हम लोग इंसानियत कहते हैं। कहावतें इसलिए बनती है क्योंकि वो सच होती है। ऐसी एक कहावत याद आ गई,
बुरे कर्मों का नतीजा भुगतना ही पड़ता है। और तुम दोनों को भी भुगतना पड़ेगा। एक ही हफ्ता वादा है तुम दोनों। ले जाओ इन्हें। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।